Hello students, I am Vikrant sir. This is the second video of 16th lesson, our history. So let's have a look what we studied till now. We knew that Indian history is divided into three periods: ancient period, medieval period, and modern period. In first video we have studied about the ancient period. So let's revise what we have studied in the ancient period. तो हमने अभी तक देखा कि मानवीय जीवन के अवशेष सबसे पहले इंडिया में भीमबेटका नाम के प्लेस पर मिले थे। ओके, उसके बाद हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली इंडस रिवर के किनारे पर जो मानवीय जीवन था वो कैसा था, वो हमने इस पॉइंट में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा आर्यंस के बारे में। जो आपको पता ही होगा कि जो रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद ये किसने लिखे थे? आर्यंस ने लिखे थे, और उनके पीरियड को वैदिक एज कहा जाता था। याद है आपको? महाजनपदाज इस पॉइंट में हमने 16 ग्रेट किंगडम्स के नाम पढ़े थे। याद है आपको कौन कौन से हैं? लेट्स रीड: अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, कुरु, पांचाल, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक, गांधार एंड कंबोज। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये कहाँ से आया था? ग्रीस से। ग्रीस नाम की कंट्री से हमारे देश में आया था। ओके, दिस इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य was the ruler of Magad, and Magad was the most powerful kingdom at that time. Then do you remember about Ashoka the Great? अशोका ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में बहुत खून बहा था, और बहुत सारी जाने गई थी, बहुत लोगों की जाने गई थी। ऐसे मान लो कि खून की बाढ़ नदियाँ बहने लगी थी। तो वो देखकर वो बहुत अपसेट रह गया, और बहुत बुरा लगा उसे, और उसने डिसाइड किया कि वो आगे से वॉर नहीं करेगा, किसी राज्य के साथ वो लड़ाई नहीं करेगा, और उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी नेशनल एम्ब्लेम है वो अशोका के एक पिलर से ही ली गई है। तो कौन सी है हमारी नेशनल एम्ब्लेम? अशोकाज 4 लायन मोटिव। द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज में देखा हमने कि गुप्ता घराने के जो किंग्स हुए वो लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनके काल में इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली थी। तो यहाँ तक हमने देखा था। अभी हम क्या करेंगे? इस वीडियो में मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी जानेंगे। सो बी रेडी and listen to me attentively. I will tell you in easy Hindi language. Okay?
सो आई एम रीडिंग, यू लिसन अटेंटिवली। आपको रीडिंग आनी चाहिए, इसलिए आपको सुनना है अच्छे से। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 10th century CE, the rulers of Arabia and Persia became powerful. They attacked India because it was a rich country. Muhammad of Ghazni and Muhammad Ghori raided the country and carried away large amount of wealth. तो 10th सेंचुरी ख़त्म होते होते, मतलब 10th सेंचुरी के एंडिंग में अरेबिया और पर्शिया के किंग्स बहुत पावरफुल बने और उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में इंडिया बहुत अमीर देश था। मोहम्मद ऑफ गज़नी ये एक किंग का नाम है। मोहम्मद घोरी ये भी एक किंग का नाम है। दोनों ने क्या किया, हमारे देश पर अटैक किया और हमारे देश का बहुत सारा खजाना, पैसा, दौलत लूट कर अपने गांव, अपने देश चले गए। अंडरस्टूड? सो आई एम रीडिंग वंस अगेन, you listen. Towards the close of the 10th century CE, the rulers of Arabia and Persia became powerful. They attacked India because it was a rich country. Muhammad of Ghazni, not Muhammad, महमूद, ओके, ये याद रखना, ये महमूद है, ओके, ये महमूद है, ये मुहम्मद है। So, Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori raided the country and carried away large amount of wealth. Okay, now let's study the Delhi Sultanate. Listen attentively. The slave dynasty was the first Turkish dynasty in India from 1206 to 1290 CE। 1206 से लेकर 1290 CE तक हमारे देश में स्लेव डिनेस्टी का राज था। एक घराना है ये, राज घराना। और स्लेव डिनेस्टी तुर्किश, मतलब तुर्की एक कंट्री का नाम है, वहाँ की ये पहली डिनेस्टी इंडिया में आई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक became the ruler of North India। कुतुबुद्दीन ऐबक ये इंडिया के रूलर बने, इंडिया का, ओके। He founded the Delhi Sultanate. So, who founded the Delhi Sultanate? Qutb-ud-Din Aibak. Will you remember? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। He was followed by इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना and बालबन। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन इंडिया के रूलर कौन बने? इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना और बालबन। द फर्स्ट टू रूलर्स मेड द फेमस कुतुब मीनार विच इज़ लोकेटेड इन मेहरौली, न्यू दिल्ली। तो इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना ने क्या बनाया? जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली के मेहरौली जगह पर, वो इन्होंने बनाया। यहाँ तक समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। When the Delhi Sultanate declined, North India was divided into many small kingdoms। जब
दिल्ली सल्तनत का नाश हो गया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के घराने का नाश हो गया। तब इंडिया अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। द मुगल्स इन्वेडेड इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इंडिया अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई भी एक पावरफुल किंग इंडिया में नहीं था। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नेतृत्व में मुग़लों ने इंडिया पर अटैक किया। In 1526, the first battle of Panipat took place and Babur defeated the last Sultan of India, Ibrahim Lodhi। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और वो किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और इब्राहिम लोधी कौन था? इंडिया का लास्ट सुल्तान था, इंडिया का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी था। और ये पानीपत की बैटल बाबर और इब्राहिम लोधी में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हो गई। The Mughals ruled over a vast region from Kabul to Assam and from कश्मीर to तंजौर। और मुग़लों का राज कहाँ से कहाँ तक फैला? काबुल से आसाम तक। काबुल एक प्लेस का नाम है, शहर का नाम है। काबुल से आसाम तक और कश्मीर से तंजौर तक मुग़लों का राज फैला। तंजौर कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। So understood the Delhi Sultanate? Let's read again. The slave dynasty was the first Turkish dynasty in India from 1206 to 1290 CE. Qutb-ud-Din Aibak became the ruler of North India. He founded the Delhi Sultanate. He was followed by Iltutmish, Rajia Sultana and Balban. The first two rulers made the famous Qutub Minar, which is located in Mehrauli, New Delhi. When the Delhi Sultanate declined, North India was divided into many small kingdoms. The Mughals invaded India under the leadership of Zahiruddin Muhammad Babar. In 1526, the first battle of Panipat took place and Babar defeated the last Sultan of India, Ibrahim Lodhi. The Mughals ruled over a vast region from Kabul to Assam and from Kashmir to Tanjore. Okay, so after the Delhi Sultanate, let's study Mughal Empire. मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे। So listen attentively. Babur was the first ruler and the founder of the Mughal Empire. तो मुग़ल एम्पायर की स्थापना बाबर ने की और मुग़ल घराने का, मुग़ल साम्राज्य का पहला किंग बाबर था। आपको पता है हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हु फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर? बाबर। ओके, बाबर एक
किंग का नाम है। He claimed his descent from Timur on his paternal side and Changez Khan on his maternal side. उसे जो राज्य मिला था वो पापा के साइड से मतलब तिमूर से मिला था और मम्मी के साइड से चंगेज खान से मिला था। जैसे कि पापा का घर बाद में हमारा होता है ना, पापा की जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है। कभी कभी किसी सिचुएशन में मम्मी की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारी होती है। मम्मी की मतलब उनके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी कभी कभी बच्चे की होती है, हमारी होती है। वैसे ही बाबर को जो राज्य मिला था वो पापा की साइड से भी मिला था तिमूर से और मम्मी की साइड से भी मिला था चंगेज खान से। अंडरस्टूड? जैसे किंग की डेथ हो गई तो उसका बच्चा ही राज्य संभालता है ना, वैसे। He established the largest centralized Mughal empire during the pre-modern period of history. After the death of Babur in 1530 CE, his son Humayun ascended the throne. फिर ये जो बाबर ने बहुत अच्छा अपना राज्य फैलाया था और जब उसकी मृत्यु हो गई, बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 CE में। आपको पता ही होगा CE मतलब क्या होता है? C मतलब कॉमन, E मतलब ईरा। कॉमन ईरा मतलब जब हम अभी जिस युग में जिस पीरियड में रह रहे हैं वो है कॉमन ईरा। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायून सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा। हुमायून कंडक्टेड हिज फर्स्ट कैंपेन अगेंस्ट शेर शाह सूरी। हुमायून ने सबसे पहले शेर शाह सूरी के खिलाफ अटैक किया। In 1539 CE, the Battle of Chausa took place between Humayun and Sher Shah Suri, and Sher Shah overthrew him. 1539 CE में चौसा की लड़ाई हुई। बैटल ऑफ चौसा मीन्स चौसा की लड़ाई। चौसा एक प्लेस का नाम है, उस जगह पर ये बैटल हुई। किसके बीच? हुमायून और शेर शाह के बीच। और उस लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायून को हराया। हुमायून was also defeated in the Battle of Kannauj in 1540 CE and escaped from the battlefield. मतलब कनौज की बैटल में भी हुमायून की हार हो गई और हुमायून को जो जहाँ पर जिस प्लेस पर मतलब बैटल फील्ड छोड़कर भागना पड़ा। और बैटल ऑफ कनौज कब हुई थी? 1540 CE में। He wandered for about 15 years till he regained the throne after Sher Shah's death in 1555 CE. वो 15 सालों तक भटकता रहा और जब शेर शाह की मृत्यु हो गई तब उसे फिर से गद्दी पर मतलब बैठने का चांस मिला। अभी तक हम किसके बारे में जान रहे थे? बाबर और हुमायून के बारे में। तो चलो फिर से रीड करते हैं उनके बारे में। बाबर वॉज द फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। मैं रीड करूँगा, आप उस वर्ड की तरफ देखना है आपको। He claimed his descent from Timur on his paternal side
side and Changez Khan on his maternal side. He established the largest centralized Mughal empire during the pre-modern period of history. After the death of Babur in 1530 CE, his son Humayun ascended the throne. Humayun conducted his first campaign. आप गेस कर सकते हो इसके आगे क्या होगा दूसरे पेज पर. Humayun conducted his first campaign against Sher Shah Suri. In 1539 CE, the Battle of Chausa took place between Humayun and Sher Shah Suri, and Sher Shah overthrew him. Humayun was also defeated in the Battle of Kannauj in 1540 CE and escaped from the battlefield. He wandered for about 15 years till he regained the throne after Sher Shah's death in 1555 CE. Okay, understood? Now, Akbar the Great. Look at this picture. He is Akbar the Great. Akbar, King Akbar. Let's know more about him. Okay. Humayun was succeeded by his son Akbar. फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका बेटा अकबर सिंहासन पर बैठा, मतलब राजा बना. अकबर कब? 1556 में. अकबर वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल मुग़ल रूलर. मुग़ल घराने में जितने भी किंग्स हुए उन सब में अकबर सबसे मतलब सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल किंग रहा. In 1556 CE, Akbar and Bairam Khan fought fiercely in the second battle of Panipat against Hemu. हेमू एक मतलब पर्सन का नाम था. ओके, तो जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 CE में. और किन के बीच हुई? एक साइड में अकबर और बैरम खान और दूसरे साइड में हेमू. हेमू वॉज द जनरल ऑफ आदिल शाह, द अफगान रूलर हु हैड असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो हेमू कौन था? आदिल शाह का जनरल था. जनरल मतलब जैसे सेनापति वगैरह पोस्ट होती है ना, वैसे जनरल एक क्या होती है? पोस्ट होती है. तो आदिल शाह का जनरल था हेमू. और आदिल शाह कौन था? दिल्ली का एम्परर था. अकबर ओपनली, हेमू वॉज फाइनली डिफीटेड. फिर उस लड़ाई में हेमू की हार हो गई. अकबर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज डिज़ायर टू एक्सपैंड हिज एम्पायर विच extended from Kabul in the west to Bengal in the east and from Kashmir in the north to Vindhyas in the south. अकबर ने साफ कहा, सबको बताया कि मुझे अपना राज्य चारों तरफ फैलाना है. और उसका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? वेस्ट में काबुल से लेकर ईस्ट में बंगाल तक, और नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में विंध्य तक.
ये प्लेसेस के नाम हैं। ओके, जैसे कि ये कौन सा, काबुल, बंगाल, बंगाल तो आपको पता ही है, कश्मीर, विंध्याचल, ये प्लेसेस के नाम है। विंध्य एक माउंटेन का नाम है। तो वहाँ तक उसका राज्य फैला हुआ था। अकबर फॉट अगेंस्ट द पावरफुल राजपूत्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो भी छोटे छोटे राज्यों के राजपूत थे उनके खिलाफ भी, उनके साथ भी अकबर ने लड़ाई की अपना राज्य बढ़ाने के लिए। Some Rajput chiefs accepted him as their king and Akbar treated them well. कुछ राजपूत थे, उन्होंने अकबर के सामने घुटने टेके और अकबर को अपना राजा कबूल कर दिया। फिर अकबर उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। जो भी उसकी शरण में जाते थे अकबर उनको अपने राज्य में शामिल करता था और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था। He gave them post in the army and made them members of his court. तो जो भी राजपूत उनके शरण में आ गए उन्हें अपनी आर्मी में अच्छी पोस्ट दिलाई और अपने कोर्ट के मेंबर्स भी बनाए। He defeated the rulers of मालवा, ये अभी प्लेसेस के नाम रीड कर रहे हम, मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर एंड गुजरात। राजपूतों के साथ साथ उन्होंने और किसकी मतलब किस पर जीत हासिल की, ये जो मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर और गुजरात के राजा थे उनसे भी मतलब उनको भी जीत लिया। He also defeated the rulers of बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल के राजाओं को भी हराया। अकबर fought the battle of हल्दी घाटी against महाराणा प्रताप, the ruler of मेवाड़ in 1576 CE। अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, किसके साथ, महाराणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप कौन थे, मेवाड़ एक छोटा राज्य है, मतलब था पहले, उसके जो राजा थे महाराणा प्रताप उनके साथ लड़े। कहाँ पर, हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी एक प्लेस का नाम है। कब लड़े, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई, 1576 CE में। महाराणा प्रताप fought bravely but was defeated by Akbar and had to flee। महाराणा प्रताप भी बहुत हिम्मत से अकबर के साथ लड़े, लेकिन अकबर के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थे, उनका राज्य थोड़ा बड़ा था, ज़्यादा ताकत थी उनमें, तो महाराणा प्रताप की जीत हो गई और उनको भागना पड़ा। He never agreed to bow down before Akbar। उन्होंने अकबर क्या कहते थे कि आप राजाओं को कि आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको आर्मी में अच्छी पोस्ट दूंगा और आपके साथ कभी भी बाद में लड़ाई नहीं करूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप क्या चाहते थे कि उनका खुद का राज्य हो, मतलब वो अपने राज्य के खुद राजा हो। वो किस अकबर के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ तक हम फिर से रीड करेंगे, ठीक है। मैं रीड कर रहा हूँ, आप वर्ड की तरफ देखें। हुमायूं was succeeded by his son Akbar in 1556 CE. Akbar was the most successful Mughal ruler.
In 1556 CE, Akbar and Bairam Khan fought fiercely in the Second Battle of Panipat against Hemu. Hemu was the general of Adil Shah, the Afghan ruler who had ascended the throne of Delhi. Hemu was finally defeated. Akbar openly declared his desire to expand his empire, which extended from Kabul in the west to Bengal in the east, and from Kashmir in the north to Vindhyas in the south. Akbar fought against the powerful Rajputs in North India. Some Rajput chiefs accepted him as their king, and Akbar treated them well. He gave them posts in the army and made them members of his court. He defeated the rulers of Malwa, Gondwana, Chittor, Ranthambore, and Gujarat. He also defeated the rulers of Bihar and Bengal. Akbar fought the Battle of Haldighati against Maharana Pratap, the ruler of Mewar, in 1576 CE. Maharana Pratap fought bravely but was defeated by Akbar and had to flee. He never agreed to bow down before Akbar. तो यहाँ तक हमने जाना था. अब हम अकबर की ही इंफॉर्मेशन जान रहे हैं. आगे जानेंगे हम अभी. तो बीरबल नाम सुना ही होगा आपने. तो बीरबल अकबर का वजीर था. वजीर एक पोस्ट है, जैसे सेनापति, किंग, जनरल, ऐसी पोस्ट थी ना किंग के दरबार में. वैसे ही बीरबल क्या था अकबर के कोर्ट में? वजीर था. बीरबल वॉज द वजीर इन अकबर्स कोर्ट. Akbar could not read or write, but by coming in contact with scholars in different fields, he acquired useful knowledge in philosophy, religion, literature, history, etc. तो बीरबल अकबर के कोर्ट में वजीर था. अकबर को खुद को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग थे, अलग अलग सब्जेक्ट के विद्वान लोग थे. तो उनके साथ रहकर अकबर ने भी फिलॉसफी मतलब तत्वज्ञान, रिलीजन, धर्म, लिटरेचर मतलब साहित्य, जो भी नाटक वगैरह, पोएम्स वगैरह है उनके बारे में, हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया था अकबर ने. मनसबदारी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन was universally applied throughout the territories of the मुग़ल एम्पायर. तो मुग़ल एम्पायर में अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम लाई थी. कौन सी सिस्टम? मनसबदारी. तो ये क्या है मनसबदारी सिस्टम? इट वॉज ए सिस्टम ऑफ गिविंग हाई रैंक्स to officers in return for maintaining their given quotas for cavalry. Cavalry means घुड़सवार, मतलब जो घोड़े पर बैठकर लड़ाई करते हैं वो. तो अकबर क्या करते थे, अपने ऑफिसर्स को बताते थे
कि आपको अपने टीम में इतने इतने घुड़सवार रखने हैं। अगर वो ऑफिसर्स उतने घुड़सवार अपनी टीम में रखते थे तो उनको प्रमोट किया जाता था, मतलब उनको ऊंची पोस्ट दी जाती थी। तो ये थी मनसबदारी सिस्टम। Akbar tried to combine the best of all religions into a new faith called दीन-ए-इलाही। तो अकबर ने और एक कोशिश की। अकबर अभी देखे हर रिलीजन में, प्रत्येक रिलीजन में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। तो अकबर ने क्या सोचा कि अगर मैं सभी रिलीजन्स की अच्छी अच्छी बातें एक जगह पर लाऊं और उसका अलग रिलीजन बनाऊं जिसमें कुछ भी कमियां नहीं हो, तो वो रिलीजन बहुत पॉपुलर होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। और ऐसा ही किया उन्होंने, और न्यू रिलीजन को नाम दिया था दीन-ए-इलाही। This idea of Akbar, however, did not become very popular, and Deen-e-Ilahi was not accepted by many people. लेकिन पहले क्या होता था, अपने धर्म से बहुत प्यार होता था लोगों के बीच में, तो वो ईजीली, आसानी से दूसरे रिलीजन में नहीं जाते थे। तो लोगों को उनका ये दीन-ए-इलाही धर्म पसंद नहीं आया और लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया। Many beautiful monuments such as फतेहपुर सिकरी was constructed by अकबर। ये जो फतेहपुर सिकरी का मतलब मॉन्यूमेंट है वो अकबर ने बनाया था। Akbar died in 1605 CE after a long and successful reign। एक सक्सेसफुल राज करने के बाद 1605 में उनकी मृत्यु हो गई। He was succeeded by his son Salim, who became the ruler and acquired the title of Jahangir। अब अकबर के बेटे का नाम क्या था? अकबर की डेथ के बाद उनका बेटा सलीम गद्दी पर बैठा और सलीम को एक दूसरा नाम मिला, जहांगीर। ओके, सो कैन यू टेल मी बाबर? सबसे पहले बाबर के बेटे का नाम हुमायून। हुमायून के बेटे का नाम बताइए? अकबर। अब अकबर के बेटे का नाम क्या था? अभी हमने देखा सलीम, और सलीम को ही दूसरा नाम पड़ा जहांगीर। सो यहाँ तक रीड करते हैं हम। यहाँ तक हुआ था ना हमारा, याद है आपको? बीरबल वॉज, मैं रीड करूँगा, आप वर्ड की तरफ देखोगे, उसी वर्ड की तरफ। बीरबल वॉज द वज़ीर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर could not read or write, but by coming in contact with scholars in different fields, he acquired useful knowledge in philosophy, religion, literature, history, etc. Mansabdari system of administration was universally applied throughout the territories of the Mughal Empire. It was a system of giving high ranks to officers in return for maintaining their given quotas of cavalry. Akbar tried to combine the best of all religions into a new faith called Deen-e-Ilahi.
This idea of Akbar, however, did not become popular, and Din-e-Ilahi was not accepted by many people. Many beautiful monuments such as Fatehpur Sikri was constructed by Akbar. Akbar died in 1605 CE after a long and successful reign. He was succeeded by his son Salim, who became the ruler and acquired the title of Jahangir. तो यहाँ तक हमने रीड किया, अभी आगे से जानेंगे। जहांगीर सन शाहजहां। अब देखें, अकबर के बेटे का नाम सलीम मतलब जहांगीर, सलीम मतलब जहांगीर। अब जहांगीर के बेटे का नाम क्या था? शाहजहां। और शाहजहां ने क्या बनाया था, आपको याद है? पता है आपको? ये जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया था। तो जहांगीर और शाहजहां किसका बेटा था? जहांगीर का। Jahangir's son Shah Jahan ascended the throne in 1628 CE and ruled till 1658 CE. तो जहांगीर की मृत्यु के बाद, मतलब जहांगीर के बाद शाहजहां राजा बने और उन्होंने मतलब 1628 को राजा बने और 1658 तक राज किया। He was a good ruler. Shah Jahan was a good ruler. Like Akbar, he also wanted to expand his empire. अकबर की तरह वो भी अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, फैलाना चाहते थे, बड़ा करना चाहते थे। He built the Taj Mahal at Agra and many other monuments including द आगरा फोर्ट। उन्होंने आगरा का तो जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया। और दूसरा मॉन्यूमेंट कौन सा? आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट भी शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ट्राइड टू कॉन्कर कंदहार इन द नॉर्थ बट फेल्ड टू डू सो। नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में एक कंदहार नाम का प्लेस था, उस पर जीत हासिल करने की शाहजहां ने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम रहे। शाहजहां सन औरंगजेब। शाहजहां का सन कौन था? औरंगजेब। Shahjahan's son Aurangzeb succeeded to the throne in 1658 CE. शाहजहां के बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब 1658 में राजा बना। After Aurangzeb's death in 1707, a series of weak rulers ascended the throne of Delhi. तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई? 1707 को। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी राजा आए मुग़ल घराने में, वो सब के सब क्या थे? कमज़ोर थे। मतलब उनमें ज़्यादा अपना राज्य बढ़ाने का सामर्थ्य नहीं था। In 1806 Shah Alam's son Akbar Shah II ascended the throne of much diminished empire of the Mughals and ruled until 1837. 1806 में, मतलब 1806 में शाह आलम का सन मतलब बच्चा अकबर शाह सेकंड अकबर शाह राजा बना। तब तक ये जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत बुरी तरह से मतलब फेल हुआ था, मतलब बहुत कम छोटा रह गया था। His son
बहादुर शाह जाफर द लास्ट मुगल एम्परर was deposed in 1857 by the British। फिर बहादुर शाह जाफर किंग बना, लेकिन ब्रिटिशों ने मतलब उसके बाद ब्रिटिशों का राज आया। बहादुर शाह जाफर के बाद इंडिया पर ब्रिटिशों का राज आया, तो उन्होंने बहादुर शाह जाफर को अपने मतलब किंग की पोस्ट से हटाया। और बात याद रखें, मुग़ल एम्परर मतलब मुग़ल एम्पायर का आखिरी राजा बहादुर शाह जाफर था। और बता सकते हो मुग़ल एम्पायर का फर्स्ट राजा कौन था? बाबर। बाबर ने मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी। ओके, अभी हम एक बार रीड करेंगे क्या? ओके, रीड करेंगे एक बार हम। आप वर्ड की तरफ देखें। जहांगीर सन शाहजहां ascended the throne in 1628 CE and ruled till 1658 CE. He was a good ruler. Like Akbar, he also wanted to expand his empire. He built the Taj Mahal at Agra and many other monuments, including the Agra Fort. Shah Jahan tried to conquer Kandahar in the north but failed to do so. अब वर्ड की तरफ देखना है आपको। शाहजहां सन औरंगजेब succeeded to the throne in 1658 CE. After Aurangzeb's death in 1777, a series of weak rulers ascended the throne of Delhi. In 1806, Shah Alam's son Akbar Shah II ascended the throne of a much diminished empire of the Mughals and ruled until 1837. His son Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, was deposed in 1857 by the British. Now let's check your progress. वैसे आप आंसर तो आपने देखा ही होगा, अभी देखें, आंसर भी देखें लेकिन समझेंगे। हाँ, देखिए, पहला है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द फर्स्ट नॉन अर्बन सोसाइटी इन इंडिया। यस, हमने देखा था कि सिंधु नदी के किनारे पर जो भी मानवीय जीवन था वो मतलब सबसे पहला मानवीय जीवन था इंडिया में। द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडो आर्यंस इज एसोसिएटेड विथ वेदास। यस, करेक्ट है, क्योंकि वेद लिखे थे ना आर्यंस ने, इसलिए उनके पीरियड को वैदिक एज कहा जाता था और उनकी लाइफ स्टाइल को वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता था। There were 19 महाजनपदास in the ancient India. No, 19 महाजनपदास थे क्या? नहीं, 16 थे। Then फतेहपुर सिकरी was built by Akbar. Yes, फतेहपुर सिकरी किंग अकबर ने बांधा था, बनाया था। और लास्ट क्या है, फिफ्थ, ये मेरे बुक में गलत था। बहादुर शाह जाफर वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर। यस, करेक्ट। अब भी हमने देखा था कि मतलब बहादुर शाह जाफर ये मुग़ल एम्पायर का लास्ट किंग था। सो दिस वाज अबाउट विच पीरियड? एंशिएंट के बाद मेडिवल पीरियड के बारे में ये जानकारी थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाद में हम मॉडर्न पीरियड की तरफ मुड़ेंगे।
तो मेडिवल पीरियड में हमने क्या क्या देखा था, देखो दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसके बाद मुग़ल एम्पायर के बारे में, देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, कुछ याद आ रहा है कुछ आगे। उसके बाद हमने अकबर, किंग अकबर के बारे में जाना। रिवाइज करें, थोड़े जो जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स है वो देखे, 2-4 भी देखे तो भी बहुत होगा। तो ये था किंग अकबर के बारे में, और यहाँ तक देखा हमने कि किस तरह मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। तो ये जो मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर किसके बारे में है, मुग़ल एम्पायर के बारे में है। तो अभी हम क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियड की तरफ मुड़ेंगे, मतलब जाएंगे। आप ब्रेक लेना चाहते तो ब्रेक ले लो और वीडियो पॉज करके रखो, और ब्रेक के बाद फिर से ये वीडियो स्टार्ट करो, प्ले करो, ओके। हाँ, मैं रीड कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुने। आफ्टर द फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर द ब्रिटिश बिगैन देयर रूल ओवर इंडिया। मॉडर्न पीरियड के बारे में हम जान रहे हैं अभी कि जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ तो इंडिया पर अंग्रेज़ों का राज आया। द फ्रेंच, द पोर्तुगीज़ एंड द डच ट्रेडिंग कंपनीज which had come to India for trade were all defeated by the British East India Company। तो इंडिया में फ्रेंच, पोर्तुगीज़ और डच लोग भी आए थे, मतलब ये उन अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, ये फ्रेंच, पोर्तुगीज़, डच, वो इंडिया में व्यापार करने के लिए, अपना माल बेचने के लिए आए थे। लेकिन ये जो ब्रिटिशों ने उन सब को हराया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला एंड बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने अपनी एक कंपनी बनाई थी इंडिया में। तो उनकी खुद की आर्मी भी थी और मॉडर्न वेपन्स भी थे उनके पास, गन, बॉम्ब वगैरह। तो उनके आधार पर उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे, मतलब राजा मान लो, बंगाल के नवाब सिराज दौला को हराया और बंगाल पर अपना कब्जा जमाया, मतलब बंगाल अपने कंट्रोल में लाया उन्होंने, बंगाल पर राज करने लगे। Although the British had come to India as traders, they gradually controlled the administration of the country and soon brought the whole India under their control। वैसे अंग्रेज़ इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, अपना माल बेचने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें लगा कि इंडिया बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बिखरा हुआ है और कोई भी एक पावरफुल किंग इंडिया में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक एक राजाओं को हराकर उनका राज्य अपने कंट्रोल में करते जाएंगे और पूरे इंडिया को कंट्रोल करेंगे, पूरे इंडिया पर राज करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। दे बिल्ट रोड्स, रेलवे लाइंस एंड पोर्ट्स। उन्होंने इंडिया में अपने सुविधा के लिए रोड्स बनाए, रेलवे लाइंस बनाई और पोर्ट्स बनाए, मतलब जो समंदर के किनारे पर जो भी जगह होती है ना, वहाँ पर शिप्स वगैरह रुकते हैं, वो जैसे बस के लिए बस स्टॉप होता है, वैसे जहाज़ों के लिए पोर्ट्स होते हैं। दे रूइंड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी। उन्होंने
इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, मतलब इंडिया के जो जॉब्स थे, मतलब इंडिया के जो लोग हाथ से अनेक चीज़ें बनाते थे, कपड़ा, जैसे टोपली वगैरह होते हैं ना, हाथ से बनाते हैं ना वो, मडके वगैरह, तो इन सब का काम उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें लाई थी ना बेचने के लिए। व्यापार भी, मतलब इंडिया से बहुत सारी चीज़ें बाहर जा रही थी दूसरे देश में, मतलब इंडिया बाहर जा रही थी, मतलब इंडिया के लोग व्यापार करते थे उन चीज़ों का दूसरे देशों में, लेकिन ये भी उन्होंने ख़त्म किया अंग्रेज़ों ने, और पूरी इकोनॉमी कंगाल कर दिया इंडिया को। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड पीजेंट्स वेर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड थ्रू वेरियस पॉलिसीज़। तो इस तरह से, वैसे उन्होंने अपना सामान बेचने के लिए लाया था इंडिया में, तो वो सामान इंडिया के लोग नहीं बना सकते थे, क्योंकि अगर इंडिया के लोग बनाते तो उनका माल नहीं बिकता ना इंडिया में। तो उन्होंने पहले अपना राज लाया इंडिया पर, और धीरे धीरे अनेक कानून बनाए। उन कानूनों के तहत इंडिया के लोगों की जॉब गई, और पीजेंट्स मतलब किसान का भी उन्होंने शोषण किया, किसानों को भी लूटा। Thus इंडियंस वेर अनहैप्पी अंडर द फॉरेन रूल। इसलिए इंडियन लोग अंग्रेज़ों के राज में बहुत नाराज़ थे। इन 1857 इंडियंस रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1857 में वो जो इंडियंस के मन में, दिल में जो गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, वो बाहर निकला 1857 में, और सब, मतलब बहुत सारे इंडियंस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। दिस रिवॉल्ट वॉज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो जो भी 1857 में इंडियन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मतलब आक्रमण किया था, मतलब वो उसे आंदोलन बोलते हैं, मोर्चा निकालते हैं ना, वैसा मोर्चा निकाला था उन्होंने। तो लेकिन अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न वेपन और ट्रेंड आर्मी होने के कारण इंडियन थे, उनको नहीं जीत पाए। उलट अंग्रेज़ों ने ही ये रिवॉल्ट है, ये मोर्चा था, वो कुचल दिया। उसके बाद अभी तक इंडिया पर किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अभी 1857 के रिवॉल्ट के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होकर इंडिया डायरेक्ट इंग्लैंड के क्वीन के हाथ में चला गया। Many educated Indians form political organizations such as the Indian National Congress, Muslim League and Azad Hind Fauj to free India from the British rule। तो कुछ अंग्रेज़ क्या करते थे, सबको एजुकेशन भी देते थे। अंग्रेज़ क्या करते थे, सबको मतलब एजुकेशन भी देते थे इंडियन लोगों को। तो जो भी इंडियन अच्छे पढ़े लिखे उस ज़माने में, उन्हें समझ में आई ये बात कि अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, संगठनाएं बनाई अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से सत्ता मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। वैसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस मेन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आज़ाद हिंद फौज। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू and Sardar Vallabhbhai Patel were the most popular leaders of the freedom movement।
और जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थी, मतलब इंडिया को स्वतंत्र करने के लिए, अंग्रेज़ों के राज से, गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए जो मेन लीडर्स ने काम किया उनमें किन के नाम आते हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 15 अगस्त को हम उनका नाम लेते हैं ना स्पीच में वगैरह। तो उन्होंने इंडिया को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़े थे वो। महात्मा गांधी used the peaceful method of satyagraha based on the principle of truth and non-violence to oppose British rule। तो देखो कुछ मतलब महात्मा गांधी ऐसे शांति के प्रचारक थे, तो वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए, इंडिया को आज़ाद करने के लिए लड़े, लेकिन उन्होंने गन, बॉम्ब, किसी की हत्या करना ये मार्ग चुने क्या? नहीं, उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का मार्ग चुना। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, किसी की हत्या नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। सॉरी, हाँ। He organized a number of movements like the Dandi March, the Civil Disobedience Movement and the Quit India Movement to force the British to leave India। उन्होंने अलग अलग मूवमेंट चलाई, जैसे दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर मच स्ट्रगल and loss of lives, India finally became an independent country। बहुत संघर्ष के बाद और बहुत जाने के बाद इंडिया आखिर अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया। इंडिया अटेंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली? मतलब अंग्रेज़ों ने देश कब छोड़ा? मतलब अंग्रेज़ों के गुलामी से इंडिया को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में। इसलिए हम 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिन, क्योंकि उस दिन हम अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे। अंडरस्टूड? सो लेट्स रीड मॉडर्न पीरियड वंस अगेन। मैं रीड करता हूँ, आप ध्यान से सुने। आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, द ब्रिटिश began their रूल ओवर इंडिया। हम क्या रीड कर रहे हैं? मॉडर्न पीरियड के बारे में। The French, the Portuguese and the Dutch trading companies which had come to India for trade were all defeated by the British East India Company। The British East India Company defeated the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla, and became the ruler of Bengal। Although the British had come to India as traders, they gradually controlled the administration of the country and soon brought the whole India under their control। They built roads, railway lines and ports। They ruined the handicraft industry, trade and economy। Many people lost their jobs and peasants were also exploited through various policies। Thus, Indians were unhappy under the foreign rule। In 1857,
Indians revolted against the British. This revolt was crushed by the British forces and India came under the direct rule of the Queen of England. ये फोटो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित को हम शॉर्ट में पीटी करके, पी कैपिटल, पी कैपिटल, टी स्मॉल और ऐसे पॉइंट देकर पंडित लिखते हैं हम, किसी के भी नाम में हो। तो ये फोटो किसकी है? याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। Many educated Indians formed political organizations such as the Indian National Congress, Muslim League and Azad Hind Fauj to free India from the British rule. महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, Jawaharlal Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel were the most popular leaders of the freedom movement. Mahatma Gandhi used the peaceful method of satyagraha based on the principle of truth and non-violence to oppose British rule. He organized a number of movements like the Dandi March, the Civil Disobedience Movement and the Quit India Movement to force the British to leave India. After much struggle and loss of lives, India finally became an independent country. India attained freedom from the British rule on 15th August 1947. We celebrate this day as the Independence Day. So understood, this was about the modern period. So in this video we have studied about the medieval period. In medieval period we have studied about Mughal Empire, and in modern period how British East India Company, how British came to India and made the India their slave, and how Indians gave fight against the British. ये हमने मॉडर्न पीरियड में देखा अभी। तो आप ये वीडियो बार बार देखें, ब्रेक लेकर देखें, बीच बीच में ब्रेक ले और ये वीडियो अच्छे से देखें और आवर हिस्ट्री के बारे में जानें। ओके, बाय।